पार्टिसिपेट इरिगेशन मैनेजमेंट का उसका मेन वर्क रहता है कि लोगों के साथ मिलकर कैसे वाटर की अवेलेबिलिटी गाँव तक पहुँचाई जाए। वो सब हो गया 10-12 साल के बाद, तो फिर बीएससी जिस एरिया में हम बैठे वहाँ से रिलीव हो रही। तो अब हम यहाँ का जो काम था वो एक लेवल पर खत्म हो गया है। यहाँ भी फेडरेशन वाटर के बड़े बड़े बन गए और चला रहे हैं। तो फिर बोले नहीं अभी पानी है, एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, उनका हमें सपोर्ट चाहिए। तो फिर बीएससी ने आईएम के साथ मिलकर एक स्टडी करवाया प्रोफेसर सुखपाल जी के साथ में रहकर, और देखा कि भी क्या क्या कर सकते हैं। एंड फिर उसने बताया कि एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर सीड प्रैक्टिसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, एक्सटेंशन, और यहाँ पर उनको लाइवलीहुड में, वैल्यू चेन में, मार्केटिंग थ्रू भी कुछ मॉडल के साथ में एफपीओ कोऑपरेटिव के साथ जाना चाहिए। इन स्टडी के आधार पर डीएससी ने 2012-13 में ये प्रोड्यूसर कंपनी जो दारी में थे उनके डायरेक्टर और इस एरिया के सभी लोगों को बुलाया, बड़ा सा फंक्शन रखा हुआ, उसमें बोला कि ये चीजें आप क्या करना चाहेंगे। तो उन लोगों ने उस टाइम पर एक रिक्वायरमेंट में भी रखी सभी लोगों ने कि हमें ये एफपीओ जैसा बना है उसका फायदे क्या होते हैं वो दिखाए। ये लोग फिर इस एरिया के काफी सारे किसान, मेरे ख्याल से उस टाइम में आ गया था 300-400 किसान। हाँ, वो सब किसान इंडिया में काफी सारी जगह पर जहाँ प्रोड्यूसर कंपनियां पहले आई चल रही थी उनको देखने गए, कोऑपरेटिव जो बड़ी बड़ी हैं उनको देखने गए कि क्या कर सके। एंड देन फिर वापस आए और बोले कि हम लोग इस प्रोड्यूसर कंपनी के साथ में जुड़ना चाहें। एंड फिर ये जो आपको सुबह में ललित भाई ने जर्नी बताई कि महसाना डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग साबरकांठा में बैठे, अरावली, फिर अमरेली, सभी किसान ने मिलकर तय किया कि हम प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे, ऑथोराइज कैपिटल और सब। आपको मैं इसलिए ये सब जर्नी ये प्रोसीजर कैसे आया है ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ। 2007 में डीएससी के पास एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, लाइवलीहुड का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें किसानों को इकट्ठा करके ये काम करना। तो 2007 से लेकर 13 तक उसने यही काम किया। 2013 में फिर किसान क्लब है और एसएसजी ऐसे ग्रुप सब बन गए। देन फिर सोचा गया कि अब इनको फेडरेशन में डाल सकते। अब 2013 से लेकर 2017 तक बीएससी ने टोटल सपोर्ट डीएससी के रजिस्ट्रेशन से लेकर सभी ओवरहेड, सभी मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, रिवॉल्विंग फंड्स, है ना, उस टाइम की जो भी अवेलेबल, मेरे ख्याल से उस टाइम पर मुझे पता है 40 से 45 लाख रुपया हर साल प्रोड्यूसर कंपनी के लिए खर्चा, मीटिंग करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, गांव जाकर ये सब करना, है ना, और लीगली जो भी सहायता की जरूरत थी वो बाहर से कंसल्टेंसी, मीडिया, काफी सारी चीजें उसने किया। एंड देन फिर 2016-17 के बाद में पहले से बोला गया था कि 17 के बाद में आपको ये सपोर्ट नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा। तो आप हमें 2013 से 17 तक इस प्रोड्यूसर कंपनी का ब्रेक है ना, ये प्रोड्यूसर कंपनी को 2000 बीएससी लगातार 2006 से 2024 तक आज भी उनके सपोर्टिंग फाइनेंशियली सपोर्ट कम करती है ना, सीधे डायरेक्ट नहीं होती है। अगर जैसे कि मशीन आ गया है ना, ऐसी कोई भी चीजें होती है जिसमें मार्केटिंग का सपोर्ट हो गया, लीगल एडवाइस हो गई, कैपेसिटी बिल्डिंग का बात हो गया, एडवाइजरी में हो गया, है ना, तो ये सब चीजें के लिए बीएससी हमेशा उनके साथ में खड़ी रहती है। और प्लानिंग करने के टाइम पर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस क्या क्या है, गवर्नमेंट के लिंकेजेस, फाइनेंस के लिंकेजेस कैसे कर सकते हैं, किन किन लोगों से कर सकते हैं, नेशनल लेवल के कैसे लिंकेज, वो सब के लिए सपोर्ट करते है ना। कुछ भी होगा तो उनको बताएंगे ये करना है, इनसे मिलिए, बात करेंगे, कुछ चैलेंजेस आएंगे तो मुझसे बात करेंगे, या तो बीएससी एजुकेटिव डायरेक्टर मोहन शर्मा जी हैं अभी, उनके साथ में बात करके वो आगे बढ़ेंगे। ये प्रोड्यूसर कंपनी में अभी जो स्ट्रक्चर है शायद आप लोगों को सबके पास दिया गया है ना, तो आपको सब हमें यहाँ थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, है ना, कि हम लोगों ने गांव लेवल पर, है ना, वो शेयर होल्डर किसान क्लब है हमारी मेंबर नहीं है, इनके एक्टिव मेंबर्स जो हैं वो एक्टिव मेंबर का हमारा एक पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स में वो किसान आता है तो उनको हम शेयर होल्डर की तरह उनको हम सिलेक्ट करते हैं। वो उस टाइम की बात बता रहा हूँ। ये किसान क्लब है और उनके जो एक्टिव मेंबर है वो शेयर होल्डर है। ये एक तालुका का आप मैप समझ लो, ऐसे ही हर तालुका की हर गाँव में से
ना, ऐसे ही क्लस्टर बनता है हर डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पर क्लस्टर कमिटियाँ आ जाएगी। ये किसान क्लब है, उनमें से जो अच्छे शेयर होल्डर्स है ना, ये उसमें से जो लीड लेने वाले लोग हैं वो क्लस्टर कमिटियाँ ऐसी बनेगी तालुका। इसमें जो अच्छे वाले जो किसान है, अच्छे शेयर होल्डर लीडरशिप ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ये शेयर होल्डर में से यहाँ एक ब्लॉक लेवल की क्लस्टर कमेटी बनती है ना। तो ये शेयर होल्डर हो गए। और ये हिम्मतनगर एरिया है तो यहाँ करीबन 35 गांव है। तो 35 गांव में किसान क्लब है, वो डीएससी ने बनाई, एसएसजी भी है, उसके एक्टिव मेंबर है वो लोग शेयर होल्डर। और ये जो शेयर होल्डर्स है उनमें से जो एक एक्टिव बंदा है वो यहाँ पर आता है क्लस्टर कमेटी। वो एक क्लस्टर कमेटी होती है, वो करीबन 30 से 35 लोगों से ज्यादा नहीं होती। ये ब्लॉक लेवल की कमेटी होती है ना। इनके पास एक आ गए तो वो प्लानिंग भी वही करता है, गांव की जरूरतें क्या है वो बताता है, वो प्लानिंग करती है और आगे इम्प्लीमेंटेशन से कैसे करना है। और इन लोगों से जो इलेक्शन होता है ना, वो बन जाता है बीओ। यहाँ से 1 या 2 या 3 लोग जैसे जैसे तैयारी होगी, अच्छे लोग मिलेंगे तो उसमें। और बोर्ड, पहले बोर्ड सिलेक्शन से होता था, अभी इंटरव्यू से होता है। हमारे सिलेक्शन प्रोसेस का एक फॉर्म है, उनको हम क्लस्टर कमेटी है वो 3-4 नाम देती है कि भाई कौन कौन अच्छे, हमारे पैरामीटर से 5-6 वो पैरामीटर के हिसाब से ये कौन बंदा अच्छा है, 3-4 नाम आता है। उस नाम जो नाम आए उनको हम लोग एक हमारा सिलेक्शन कमेटी का एक होता है, वो फॉर्म लेकर जाते हैं, हम लोग भरते हैं उनको और वो फॉर्म हम लाते हैं उनको वापस बोर्ड में उसको रखते हैं। बोर्ड उसको बोलता है कि भाई इनमें से ये बंदा हम ले सकते। तो 3 में से 2 लेने, 1 लेने, वो सिलेक्शन करेंगे, एक बंदा उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको 1 साल के लिए इनवाइट डायरेक्ट, बोर्ड पर नहीं आने, उसको काम करने के साइन के अधिकार नहीं रहेंगे, आरओसी पर वो दिखाई देंगे। यदि हमें लगता है कि 1 साल में उसने जो फॉर्म पर लिख कर दिया है उसमें से वो मिनिमम 40 या 50% काम करता है तो उसको बोर्ड में कंटिन्यू एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे बोर्ड पर आता है। एंड देन फिर वो कंटिन्यू पूरे लीगल फॉर्म में हो जाता है। जैसे रमेश भाई का सिलेक्शन ऐसे ही हुआ। अभी जो रमेश भाई दूसरे इस एरिया में पहले दूसरे डायरेक्टर, अभी ये 4-5 साल से यही है। तो इनके सिलेक्शन के टाइम से हम लोगों ने सिस्टम चेंज कर, क्योंकि काफी सारे हमारे एक्सपीरियंस ऐसे थे कि उस टाइम पर जो लीडर दिखने वाले प्रोड्यूसर कंपनी में बीओडी में आ जाने के बाद वो थोड़े निष्क्रिय हो गए, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। वो काम तो करना चाहते हैं, ऐसा नहीं था कि सिलेक्शन गलत था, मगर काम तो करना चाहते हैं मगर टाइम नहीं दे पा रहे। नॉलेज है, ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं, मगर कंपनी में आकर जैसे देखिए सुबह में मेरे ख्याल से रमेश भाई तो 3 दिन से आपकी एक्सपोजर के वो जाते हैं होटल में जाते हैं, खाना वाना ऐसा हुआ कि नहीं, कुर्सियाँ क्या, तो ये सब टाइम देना पड़ता है, छोटी छोटी बातों में भी टाइम देना पड़ता है। वो आए तैयारी में लगे हैं कि भाई कहाँ कैसे होगा मैनेजमेंट, तो छोटी छोटी बातें भी हैं, वहाँ टाइम देना पड़ता है। वो आप टाइम नहीं दे पाओगे तो आपकी कंपनी में कैसे उनको चला पाओगे। तो ये पोजीशन सब आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा एक मैकेनिज्म सिस्टम भी बना लिया कि भाई डायरेक्टर ऐसे ही नहीं है, आ गए फिर वो निकलते नहीं है बाहर, है ना, या कुछ और पॉलिटिकल वगैरह कर लेते हैं, तो वो सिचुएशन में नहीं आए। इनकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर हमने टाइम पर बनाया उसमें कुछ इम्प्रूव चैलेंजेस भी आई और उसको हम इम्प्रूव भी करते जाए। इनके ये इश्यू आ रहे नहीं आए उसके लिए क्या करें, दूसरों लोगों ने क्या किया है, दूसरे क्या हमारे पास 2019 तक एज पर लॉ हमारे पास एक्सपर्ट डायरेक्टर है ना। पहले अनिल गुप्ता जी थे डीएससी से, मोहन भाई थे, वो एज ए एक्सपर्ट डायरेक्टर की तरह उसमें हमारे साथ में 2019 तक जुड़े थे। 2019 के बाद में काफी सारे जो सीएसआर के रूल्स आए उसकी वजह से कुछ लोगों को हमें रिलीव करना पड़ा कि भाई आप इसमें आओगे तो दिक्कत आ जाएगी, एनजीओ को भी दिक्कत आएगी, आपको भी काम नहीं दिक्कत। तो हमने अभी एक्सपर्ट डायरेक्टर नहीं रखता, हमारी एडवाइजर बोर्ड के साथ में हमारे पास में। फिर मैंने सोचा कि आप लोग रहोगे नहीं
तो फिर कैसे करेंगे इसका काम? तो फिर हमने सोच लिया कि यहाँ एडवाइजरी है ना, वो एडवाइजरी जो है वो एडवाइजरी में ऐसे गवर्नमेंट एक ऑफिसर है जो स्टेट लेवल के डायरेक्टर है, उनको हम डायरेक्टर रखे क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें आए उनसे सपोर्ट मिलता है। मोहन भाई है एनजीओ की तरफ से, और क्योंकि डे वन से तो उसी ने ये बीड़ा उठाया था, तो हमने उनको भी वो निकल गए एक्सपर्ट में से, तो फिर एडवाइजर की तरह उसको इसमें लिया हुआ है। और अरविंद गुप्ता जी जो डे वन से इसके चेयरमैन, प्रोड्यूसर कंपनी के जो चेयरमैन थे पहले है ना, जो एक्सपर्ट डायरेक्टर थे फिर चेयरमैन पर आए, तो वो चेयरमैन को भी हमने इसमें रखा हो। तो वो जो 3 लोग हैं और एक सीड प्रोडक्शन वाले एक डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी के, उनको भी हमने स्पेशली 2 बिजनेस के लिए इस पे कमेटी में एडवाइजर रखा है, ताकि कोई भी लीगल प्रोसेस होने से पहले उनसे अप्रूव हो और उनसे निकल के जाए, ताकि ना कंपनी को दिक्कत आए ना किसान को दिक्कत आए। तो इस तरह का ये प्रोड्यूसर कंपनी का नीचे से लेकर ऊपर तक का है पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और प्रोड्यूसर कंपनी है 6 प्रकार के बिजनेस कर रही है। इनपुट एग्रो सेक्टर है, करीबन 8 जितने एग्रो सेक्टर है अभी अवेलेबल। फिर काम करती है सीड प्रोडक्शन का काम करती है, जिसमें वो वीट और फॉडर और ग्राउंडनट का सीड प्रोडक्शन करती है। तीसरा काम है वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कंपनी कर रहे हैं वो ट्रेडिंग का काम करते हैं। आईटीसी, ओलाम, अदानी, काफ़ी सारी कंपनी के साथ में हमारा वेंडरशिप है। ब्रिटानिया, पार्ले, अंबुजा, उनके साथ में हमारा वेंडरशिप है। तो वहाँ जहाँ भी लगता है हमें रिजनेबल रेट, हम उनके साथ में जुड़कर ट्रेडिंग का काम हमारा शुरू है। और हम लोग रिटेल का भी काम करते हैं, है ना, कि जैसे यहाँ सीजनल में, जैसे अभी नेक्स्ट सीजन में वीट वगैरह आएगा, तो हम अहमदाबाद के मतलब मेट्रो सिटी है, बड़े सिटी है, वहाँ के कंज्यूमर से फार्मर को सीधा प्रोसीजर दिलाने का कोशिश करते हैं। तो ये 5-6 प्रकार की हमारी ये है। और जैसे कि बताया कि लास्ट ईयर हमारा 9.5 करोड़ का टर्नओवर था, उससे पहले 7.5-8 करोड़ का था, उससे पहले 6 करोड़ का, एक बार 16 करोड़ पर भी चले गए, फिर 2.5 करोड़ पर आए। जर्नी हमारी आगे पीछे रही है ना, 15 लाख, 35 लाख, करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़, फिर वापस आए 3 करोड़, फिर 5 करोड़, है ना, फिर आया 6, 7 और अभी 7.5। और मुझे लगता है इस साल इन लोगों का जो टर्नओवर होगा, प्रोजेक्शन जो इन लोगों ने किया है, करीबन इन लोगों 12-13 करोड़ के आसपास जाए, है ना। अभी जो डेटा नवंबर का हमें जो बात किया उसमें डेटा जो दिख रहा है 12-13 करोड़ के आसपास से इसका टर्नओवर जाएगा। इसका एनुअल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो 24 लाख है ना। और लास्ट ईयर का उनका बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट उनका कुछ 8-9 हज़ार है ना। पिछले कई सालों से 10-15-20 हज़ार से ज़्यादा नेट प्रॉफिट आता नहीं है। और उनकी भी काफ़ी सारी जो बताई कि चैलेंजेस है, कहाँ आप क्या बढ़ाना चाहते हो। तो आपका हम लोगों ने अभी 2 साल से जब से ललित भाई है उसने 2 पार्ट कर दिए। एक तो भाई इनकम कहाँ से आएगी, वो धंधा बढ़ाओ। तो पोटैटो का धंधा है, वहाँ क्या है, सीधा इनकम बढ़ रहा है तो उसको। और दूसरी चीजें वहाँ हमने किसानों की सर्विस के लिए ज्यादा रखी, वेलफेयर का टाइप का, वहाँ उसके अच्छे सीट मिल जाए, मार्केट में हम कॉम्पिटेट रहे, एग्रो सेंटर हो, ताकि मार्केट में हमारा डर बना है। हम जो यहाँ का सिचुएशन ऐसा है कि कृषि धन जो रेट निकालेगा उनके पास में 10-20 रुपया कम करके मार्केट निकालेगा। तो यानी हो गया कि आपका एमएसपी कृषि धन तय करता है, बाकी उसके ऊपर लेना है तो कहीं नहीं जाएगा, वो यहाँ पर आएगा। नीचे दे रहे तो कृषि धन एरिया में खड़ा रहेगा, तो किसान को सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से उसको फायदे मिलते रहेंगे, चाहे बोले नहीं बोले, मगर हमें दिखाई देना दिखाता है और हम लोग दिखाते हैं। तो भाई देखो आपका कॉटन का सीड या वीट का सीड, इस बार वीट का सीड कुछ 3,000 का रेट था, तो हमारे पास 2800 का था, तो हमने 2800 रखा, मार्केट में 2750 रख दिया। तो किसानों को फायदा है ना भाई, दो आप लोग वहीं से लो, हम लोग तो बोलेंगे आपसे, क्योंकि कृषि धन का अल्टीमेटली गोल यही रहना चाहिए, किसान को फायदा कैसे हो। आप 100 टन बनाओ, उसमें 100 टन सेल कर दो। 100 टन ये एरिया की जरूरत नहीं, यहाँ तो हजारों लाखों टन सीड चाहिए, मगर आपके 100 टन क्या पॉलिसी में और बिजनेस में क्या फायदा करा सकते हैं, वो 10 साल के बाद में धीरे धीरे समझ में आ रहा है और उस हिसाब से लोग चाहते हैं।
और मुझे लगता है अशोक भाई, इससे आगे कुछ मुझे लगता है कि आप और कुछ बात करें इससे पहले आपको कुछ डिस्कशन है या कुछ पूछना है, समझना है, आपके कुछ अंडरस्टैंडिंग हमसे लेने। और मैंने ये प्रोसेसिंग यूनिट का जो बात रमेश भाई ने बताया, तो छठा बिजनेस एक्टिविटी वो है हमारा, वो कंटिन्यू वो चलाते हैं, वो करते हैं।